जैसे कि आपको वोल्टेज दे रखी है, वहाँ ना आपको मीन लिख के दे रखा है ना आपको मैक्सिमम लिख के दे रखा है, तो वो आपकी वोल्टेज आरएमएस रहेगी। सेम फॉर द करंट, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा कंसेप्ट हमारा आगे आने वाले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक्सेल, एक्सी, आर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। एसी हमने कर लिया था स्टार्ट, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हमने उसमें आरएमएस किया है, अब उसका अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। संडे वाले की वीडियो इसके बाद भेज देगा, ठीक है। अब देखो बेटा, बेटा प्लीज देखिए, हमारे पास 3 कंपोनेंट रहेंगे इस चैप्टर में। पहला कौन सा रहेगा बेटा, रजिस्टर। दूसरा हमारे पास कौन होगा, इंडक्टर। और तीसरा हमारे पास कौन होगा, कैपेसिटर। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, कंडेंसर, ठीक है। पहले थोड़ा इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो हमारे पास है वो क्या क्या यहाँ पे हमें दिखाएंगे। रजिस्टर जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस। अब जो इंडक्टर है बेटा, क्या प्रॉब्लम है देखता होगा, ध्यान से देखो, ये इसके बिना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज थोड़ा फोकस करिए, शांति से बैठिए। रजिस्टर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इंडक्टर हमारे पास इंडक्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। इंडक्टर का काम होता है ये इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। बट जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, अगर वो हमारे पास आइडियल है तो ये पूरी की पूरे करंट को मैग्नेटिक एनर्जी में, और कैपेसिटर पूरे के पूरे करंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर कर लेता है। मगर आइडियल हमारे पास इंडक्टर भी नहीं है, ना ही हमारे पास आइडियल कैपेसिटर है। तो ये क्या करते हैं, उस करंट के कुछ अमाउंट को लॉस कर देते हैं इन द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो जो एनर्जी का लॉस होता है उसमें हमारे पास एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं बच्चे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के लिए टर्म होती है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है बेटा। कैपेसिटर के लिए टर्म होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए टर्म होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये अगर हम अपनी सहूलियत के लिए समझें तो ये एक तरीके के, जैसे रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। उस रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इंडक्टर के केस में, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं बेटा कैपेसिटर के केस में। आया समझ में जो मैंने बताया है? आर तो सिंपल है। अब इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्सएल से। ये बिल्कुल नई चीज जो हमने कभी भी अभी तक नहीं पढ़ी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्ससी। ये नोटेशन है, ये एक तरीके के रेजिस्टेंस ही हैं जो इंडक्टर और कैपेसिटर ऑफर करते हैं, ठीक है जी। एक्सएल का फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एल। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एल, और बच्चे एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एल, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। कुशल तू वहां से खड़ा हो, हाँ तू खड़ा हो, कुछ नहीं करा तो खड़ा हो, वो बोलता ही रहेगा, वो बोलता ही रहेगा तब तक। मेरे पास एक्सएल किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसका फॉर्मूला ओमेगा है, एक्सी का फॉर्मूला क्या बन गया 1/ओमेगा सी। बेटे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इनटू में न्यू, ये फ्रीक्वेंसी होती है, मल्टीप्लाई बाय एल, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 पाई न्यू मल्टीप्लाई बाय सी। ये जो दोनों टर्म हमारे पास हैं जो यहाँ पे बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस हुई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इस चैप्टर, ठीक है। तो हम अपनी कंफर्ट में लेने के लिए हम कह देंगे भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, ये भी करंट को अपोज करते हैं, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं, अगर आइडियल होते तो इसकी एक्सएल की वैल्यू 0 होती,
इसके XC की वैल्यू कितनी हो जाती 0, मगर यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। तो XL का फॉर्मूला ओमेगा L विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इनटू में L, XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C विच इज इक्वल टू 2 बाई न्यू मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि जो XL है, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और बच्चे जो XC है, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। सीबीएसई में एक एक नंबर में दोनों में ग्राफ आया हुआ है। ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व फॉर इंडक्टर, फॉर कैपेसिटर एंड फॉर रजिस्टर। मैं तीनों के लिए बना रहा हूँ। रेजिस्टेंस के लिए देखिए, यहाँ पे बेटा मैंने क्या ले लिया, यहाँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गई और यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो आती नहीं है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आप अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी में टोटली कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो फ्रीक्वेंसी पे कैसा है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इंडक्टर के लिए बनाता हूँ बेटा, मैं यहाँ बना रहा हूँ इंडक्टर के लिए। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया XL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा ग्राफ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 0 तो इंडक्टेंस 0, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। आया बेटा समझ में? क्लियर है? इधर बेटा ठीक है। तीसरा ग्राफ किसके लिए है, कैपेसिटर के लिए। चाय नहीं तो बोला तो चाय के लिए, चाय के लिए बोला नहीं अभी। देखो बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है बेटा, XC की वैल्यू कैसी है, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, XC की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, कम। ध्यान रखना, कई बार अधिकतर बच्चे ऐसा ग्राफ बना के आते हैं, ये गलत है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू सेम ही आई है फ्रीक्वेंसी, अधिकतर हमें गलती करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ अटक सकता है आपके पेपर में। रेजिस्टेंस का वो 50%, ये 95% आ सकते हैं पेपर में, इंडक्टर का और कैपेसिटर का। तो अगर आप इंडक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस एक तरीके से बढ़ जाएगा, और कैपेसिटर के लिए क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? क्लियर है? ध्यान रखना इन सब चीजों को, आगे जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, XL का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा है, XC का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ओमेगा C। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या हो जाता है, कम। इसी वजह से कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है, जैसे देखो AC है, AC की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, और DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। भाई अगर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह 0 पुट कर दोगे, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो कैपेसिटर कभी भी DC को पास होने नहीं देता है, जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ते थे। ध्यान सुन लो मेरी बात, हमें क्या पढ़ाया गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर के अंदर से करंट जाता ही नहीं है, मगर ये केवल कब एप्लीकेबल है, जब करंट कौन सा रहेगा, DC। यहाँ AC में पहुंच गए हैं। AC कहता है कि कैपेसिटर के अंदर से जब तक करंट जाएगा, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाएगा, फुली चार्ज होने के बाद वो करंट क्या करेगा, रोक देगा। चाहे हमने वो कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा हो रेजिस्टेंस वाले केस में, तो वहां भी DC होता है। ठीक है, मगर AC क्या कहता है कि कैपेसिटर के अंदर जब तक करंट फ्लो करता रहेगा, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाएगा। DC क्या कहता है, DC तो ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर DC को आगे जाने ही नहीं देता। ये दोनों चीजें हमारी सेमीकंडक्टर में यूज होंगी, XL XC, और यहाँ तो पूरे चैप्टर में यूज उनको होना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमारे 3 कंपोनेंट है बेटा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम अच्छी तरीके से परिचित है। कैपेसिटर और इंडक्टर में रिएक्टेंस होता है, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास दोनों इसके क्या आ गए हैं, ग्राफ। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें, अगर आप किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स को केवल एक रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
केवल एक इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और केवल एक कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इनके फेजर बनाने हैं, इनकी वेवफॉर्म बनानी है। 100% फेजर और वेवफॉर्म का एक क्वेश्चन आएगा, तो इट में भी 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क 100% आएगा भाई, लिखवा लेना इस बार। वीडियो बन रही है तो रिकॉर्ड रहेगा इसके बाद। देखिए फेजर का क्वेश्चन 100% आएगा बेटा। देखिए AC source applied across resistance only। सर्किट में हमारे पास केवल एक रेजिस्टेंस लगेगा और उसके अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स को लगाएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। बेटा रेजिस्टेंस ओनली का नाम होता है नॉन इंडक्टिव सर्किट। इसको आप नॉन इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं। नॉन इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है कि सर्किट में केवल कौन है, रेजिस्टेंस, और कुछ भी नहीं, ना इंडक्टर लगा हुआ है ना ही कैपेसिटर लगा हुआ है। कई बार ये भी पूछा था नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए बताओ, तो पता नहीं होता कि नॉन इंडक्टिव क्या। ठीक है बच्चे, देखो हमने एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने लगा दिया ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स। हमने लगा दिया यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स। ठीक है बेटा, ये AC का सिंबल होता है। वोल्टेज हमारी अप्लाई होगी V = V0 sin ओमेगा t, या फिर E = E0 sin ओमेगा t। दोनों का मतलब एक ही होता है ना। हमेशा जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो नहीं कराते, हम तो वोल्टेज लगाते हैं टर्मिनल के अक्रॉस। वो वोल्टेज ही अपने आप करंट को फ्लो कराती है। अब हमने वोल्टेज लगा दी बेटा, इस वोल्टेज की वजह से इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा। हमें ये देखना है कि जो करंट फ्लो करेगा, करंट में और वोल्टेज में क्या रिलेशन बनेगा, रेजिस्टेंस के केस में भी, इंडक्टर के केस में भी और कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो यहाँ से हमने सपोज किया कितना करंट गया बेटे, I। हमें नहीं पता I की वैल्यू क्या है, वो बनाएंगे। तो एज वी नो, हमने बेटा जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो कितनी है, E = E0 sin ओमेगा t। हमें करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, I = E/R पढ़ते हैं। करंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं E/R, डिवाइड कर दो बेटा। E की वैल्यू कितनी है, E0/R × sin ओमेगा t। अच्छा ये E0/R क्या होगा, I0। भाई I अगर E/R है तो E0/R क्या बन जाएगा, I0। तो भाई क्या बन गया, I = I0 × में sin ओमेगा t। इस इक्वेशन को सभी जानते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपने वोल्टेज अप्लाई करी, उसके बदले में करंट मिला, I = I0 sin ओमेगा t। भाई इसका फंक्शन ओमेगा जी, इसका फंक्शन भी कितना है, ओमेगा टी। कोई भी अंतर नहीं है, तो दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम उसी टाइम पे करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम उसी टाइम पे करंट मिनिमम। तो इसका फेजर बनाते हैं, फिर वेवफॉर्म बनाएंगे। देखिए वेवफॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों हैं, और यहाँ पे हमारे पास कौन है बेटा, टाइम। ठीक है, वोल्टेज तो पता है हमें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म इस तरीके से होती है। कई दिनों पे ड्रॉ कर रहे हैं इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे बेटा कितनी वैल्यू है टाइम की, t = 0। यहाँ कितना है, t = t/4। यहाँ कितना है, t = t/2। यहाँ कितना है, t = 3t/4 बेटा प्लीज। और यहाँ t = कितना है, कैपिटल T। सबसे पहले दिन मैंने जो पढ़ाया था उसमें यही बनानी सिखाई थी, कहा था ये इंपोर्टेंट है। अब देखो इसको उठाते हैं करंट को, ये तो वोल्टेज तो फिक्स है हमारी, वोल्टेज का जो ग्राफ है वो तो फिक्स है। करंट क्या है देखो, I = I0 में sin ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2π/t × स्मॉल t। ये कैसे आया सर, अभी तो आपने 2π लिखा था ओमेगा की वैल्यू, अब 2π/t कर दी है बेटा। ये तो सिंपल है, ओमेगा जो है
वो 2 पाई बाई टी के बराबर भी होता है और 2 पाई इंटू में न्यू भी होता है, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, दोनों चीजें एक। ठीक है, अब आप इसमें केवल वैल्यू रखते चले जाओ। यहाँ टी की वैल्यू कितनी है 0, हर एक के लिए बनेगा आपको, ये तो सिंपल है, इंडक्टर कैपेसिटर में ध्यान रखना है। टी की वैल्यू कितनी है 0, बेटा यहाँ कितना रखोगे आप 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो भाई यहाँ पे करंट भी कितना है 0। अगले केस में टी की जगह क्या रखना है बेटा t/4, यहाँ रख दो t/4, t से t उठ गया 2 2 जा 4, साइन 90 कितना होता है 1, करंट कितना आ गया देखो मैक्सिमम, यहाँ वोल्टेज भी मैक्सिमम है और करंट भी कैसा है मैक्सिमम। अगला टाइम कितना है t/2, यहाँ क्या रखोगे t/2, t से t गया 2 से 2 गया, साइन 180 कितना होता है 0, करंट कितना हो गया 0। अगला टाइम कितना है बेटा 3t/4, I is equal to I naught into में sin 2 pi by t था, स्मॉल t का कितना रखना है 3t/4, t से t कट गया 2 2 जा 4, 3 pi by 2 की वैल्यू होती है बेटा -1, -1 का मतलब करंट यहाँ पहुँच गया। अगले केस में क्या करना है I is equal to I naught into में sin 2 pi by t into में कैपिटल T, sin 360 कितना होता है मिला दो सब। देखो जहां जहां करंट मैक्सिमम है, जहां जहां वोल्टेज, ब्लैक वाली लाइन वोल्टेज को शो कर रही है, रेड वाली लाइन करंट को शो कर रही है, तो आप देखो जहां वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, जहां वोल्टेज मिनिमम वहां करंट मिनिमम। बट एक इसमें फर्क है, जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का ज्यादा करंट का कैसा है कम। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज हमारी हीट की फॉर्म में क्या हो गई है डिसिपेट, ये होती है बेटा वेव फॉर्म। वो कहेगा ड्रॉ द वेव फॉर्म फॉर अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो आप बच्चे ये बनाते हैं। अब इसका फेजर ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, फेजर में इधर बना देता हूं। हमारी वोल्टेज क्या थी E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। तो भाई इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटे वोल्टेज है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है पढ़ा है बेटा। अब देखिए वोल्टेज का एंगल कितना है बेटा यहाँ पे ओमेगा टी, ये वोल्टेज ने एक्स एक्स का कितना बना दिया, ये एंगल मैंने मान लिया बेटा कितना ओमेगा। बच्चे करंट का एंगल भी क्या था, करंट का फॉर्मूला क्या आया था I is equal to I naught into में sin ओमेगा टी आया था, करंट भी, करंट का एंगल भी कितना रहेगा ओमेगा टी। तो जिस तरफ वोल्टेज है उसी तरफ कौन रहेगा हमारा, यहाँ तक हमारा कौन है करंट, और ऊपर जो ज्यादा जा रहा है ये कौन है वोल्टेज, अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड करंट से ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट जब फ्लो करेगा तो उसका कुछ अमाउंट किसकी फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा बेटे। हाँ एसएचएम में भी आई थी, यहाँ एसएचएम ही चल रहा है। फेजर का मतलब होता है फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब आप वोल्टेज का फेज कितना देखो ओमेगा टी, करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे तो दोनों सेम फेज में होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के लिए इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वो कितना होता है बेटा 0, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हेन अ एसी सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ओनली। बेटा ये जिसकी समझ में नहीं आया फिर से पूछ लेना। इक्वेशन है E is equal to E naught sin ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल बन रहा है, ब्लैक वाली लाइन से हमने वोल्टेज दिखा रखी है, करंट जो निकल के आया था इससे वो कितना था I naught sin ओमेगा टी, करंट का एंगल भी ओमेगा टी है बेटा, तो करंट का एंगल भी ये दिखा दिया, करंट इसी के ऊपर है, ये डॉटेड लाइन से करंट है, डार्क लाइन से कौन है वोल्टेज, दोनों सेम फेज में है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच का, ये था। ठीक है, कैपेसिटर में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैपेसिटर ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, यहाँ पे करंट हो गया आई, ये कौन है एक आई नॉट है, ये कौन है ई नॉट, मैक्सिमम करंट है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, क्योंकि जब ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट जाएगा तो उसका कुछ अमाउंट डिसिपेट हो जाएगा।
क्लियर है बेटा? आया समझ में सभी के? ठीक है, इसमें कुछ लिखना है तो लिखिए, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। वीडियो से रोक दे बेटा। वो नेक्स्ट हमारे पास है एसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर ओनली। ये टिपिकल है उससे, और इंडक्टर और कैपेसिटर आने के चांसेस रहते हैं ज्यादा, रेजिस्टेंस नहीं आता। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंडक्टर ओनली। जब सर्किट में केवल इंडक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटे? इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टिव सर्किट। दिमाग खोल के सुन लेना, क्योंकि इसमें 6 चैप्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, तो अगर नहीं आता तो मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान समझ लेना। हमने क्या किया, एक इंडक्टर ले लिया बेटा, और इस इंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया। इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है हमारे पास? L। तो वी हैव इंडक्टर हुज इंडक्टेंस इज L, और उसके अक्रॉस हमने क्या किया बेटा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स जो है उसको अप्लाई किया। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? E = E0 sin ओमेगा t। अब यहाँ से क्या होगा, आपका करंट जाएगा। ध्यान से समझना भाई, जब ये करंट इस इंडक्टर के अंदर ग्रो करेगा तो सेल्फ इंडक्शन, ये इंडक्टर क्या करेगा? करंट को बढ़ने से रोकेगा, और करंट को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है। उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? दोबारा सुनेंगे। एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट बढ़ेगा। करंट जब किसी इंडक्टर के अंदर बढ़ता है तो इंडक्टर उस करंट को बढ़ने से रोकता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और कैसे रोकता है? अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करके। और बच्चे उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E = L * में di/dt। माइनस साइन होता था यहाँ पे। अगर मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड लेके चलता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? L * में di/dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में? ये ईएमएफ इंडक्टर में इंड्यूस हुआ है जब उस इंडक्टर के अंदर करंट बढ़ रहा था। हमने कितनी वोल्टेज लगाई है बेटा? E = अप्लाइड वोल्टेज एज अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, कितनी है? E = E0 sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई कंपेयर करना, ये भी ईएमएफ है, ये भी क्या है? दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। सुन लो बेटा, पहले क्या नाम है आपका? वर्षा। सुनो तो ये देखिए, L * में di/dt = E0 में sin ओमेगा t। ठीक है, हमें करंट निकालना है तो dt को उस तरफ ले जाते हैं। L * में di = E0 sin ओमेगा t × dt। L को इधर ले जाते हैं बेटा। di कितना आ गया? E0 में L * में sin ओमेगा t × dt। ये स्मॉल करंट आया है, हमें मैक्सिमम चाहिए बेटे। मैक्सिमम के लिए क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन। मिनिमम से मैक्सिमम के लिए क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I किसके बराबर होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ di, इंटीग्रेशन ऑफ E0 में L × sin ओमेगा t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है? E0 L को बाहर ले लेंगे। प्रयास E0 L को बाहर ले लेंगे बेटा। I = E0/L इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t में dt। यहाँ भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx क्या होता है? -cos nx/L। बेटा यहाँ nx के लिए कौन है? ओमेगा t। इंटीग्रेट करेंगे I = E0 में L -cos ओमेगा t/में। समझ में आ गया? -1/ओमेगा को बाहर खींच लो। -1/ओमेगा जब बाहर आएगा, ये मिटा देता हूं। I = -E0 में ओमेगा L इनटू में क्या आ गया बेटा? cos ओमेगा t। बेटा डिफरेंशिएट कर तो दिया, इंटीग्रेट उसको, अब क्या बचेगा? dt। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा L किस चीज का फॉर्मूला लिखवाया था? XL का। ओमेगा L किसका फॉर्मूला है? XL का। I किसके बराबर आएगा बेटा? -E0/XL × cos ओमेगा t। बिकॉज जो XL है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा L। XL एक तरीके का रेजिस्टेंस ही था, E/R। V/R क्या होता है?
V अपॉन R करंट, तो ये E बाई R भी क्या बन जाएगा, करंट। एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है ये। तो भाई करंट की इक्वेशन क्या आ गई, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू में कॉस ओमेगा टी। ये वोल्टेज दी थी, ये करंट मिला, चेंज हो गया। आई बात समझ में। अब हमारी जो वेव फॉर्म बनेगी वो तो इसी इक्वेशन से बनेगी, और फेजर बनाने के लिए हमें इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वेव फॉर्म तो बनेगी इसी इक्वेशन से, फेजर ड्रॉ करने के लिए कॉस को किसे बदलना पड़ेगा, साइन में। पहले मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा, उसके बाद फेजर बनाएंगे। ये अप्लाइड वोल्टेज है बेटा, और उसके बदले में जो करंट मिला है वो ये है हमें, है ना। तो वोल्टेज तो फिक्स है, वोल्टेज तो भाई हमारी फिक्स है, ये हो गई ऐसी वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज यही होती है बेटे। अब यहाँ पे T कितना है बेटा, 0, यहाँ पे T/4, यहाँ पे T/2, यहाँ पे 3T/4 और यहाँ पे कैपिटल T। मैं इस फंक्शन को उठाता हूँ आर्यन, ठीक है बेटा। ये फंक्शन मैंने उठाया, क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस। बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/T, 2π/T। ध्यान सुनना, इनटू में स्मॉल t, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब स्मॉल t की वैल्यू रखते चले जाओ बेटा। यहाँ पे 0 रखिए आप, क्यों आएगा 0, माइनस आई नॉट इंटू में कॉस 2π/T मल्टीप्लाई बाई 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस आई नॉट। आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। मतलब जहाँ वोल्टेज 0 है इंडक्टर के लिए, वहां पे करंट 0 नहीं है, नेगेटिव है। तो यहाँ मान लिया मैंने करंट पाई, यहाँ आ गया, इसका नेगेटिव में आ गया। अगला टाइम कितना है, T/4, ठीक है। T/4 लिख देते हैं। I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट cos 2π/T इनटू में T/4। T से T उठ गया, 2 to the 4, cos 90 कितना होता है, 0। भाई करंट कितना हो गया, 0। जब वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट कितना आ रहा है बेटा, 0। अगला टाइम कितना है, T/2, रखते हैं T/2। I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट cos 2π/T, T से T उड़ गया, 2 से 2 कैंसिल, cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो भाई I की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट, मतलब करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। करंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम, T/2। अगला कितना है, 3T/4, रख देते हैं बेटा यहाँ। I इज इक्वल टू आई नॉट cos 2π/T 3T/4, T से टूट गया, cos 3π/2 कितना हो जाएगा, 0। अगला टाइम कितना है बेटा, कैपिटल T, कैपिटल T रखते हैं। I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट cos 2π/T, T से T उठ गया, cos 360 कितना होता है, 1, और 0 माइनस आई नॉट कितना हो जाएगा, माइनस। तो ये यहाँ की बेटा ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, सबको मिला दो। That is the waveform of alternating current when it is applied across the inductor only। क्या फर्क है, जब वोल्टेज 0 करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम है करंट 0, वोल्टेज 0 करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0, वोल्टेज 0 करंट मैक्सिमम। ये आता है भाई पेपर में ड्रॉ करना। T0 पे मिनिमम है ना बच्चे, T0 पे माइनस आई नॉट, मिनिमम नहीं है, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम है। वोल्टेज 0 है, करंट रेड वाला है, ब्लैक वाली वोल्टेज है। आई बात समझ में। ये हमारी ड्रॉ होगी बेटा वेव फॉर्म इस फंक्शन से, ठीक है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, फेजर। पहले इसको नोट कर फटाफट। हमने करंट कैलकुलेट किया, करंट की वैल्यू आई है माइनस आई नॉट cos ओमेगा t, और हमारी ईएमएफ कितना था, वोल्टेज हमने अप्लाई करी थी ई नॉट इनटू में sin ओमेगा t, और करंट जो हमने यहाँ से गेन किया बेटा वो कितना है, माइनस आई नॉट cos ओमेगा t। cos को चेंज करेंगे बेटा sin, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट sin π/2 माइनस ओमेगा टी। मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ,
तो जो माइनस और प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आया, क्लियर है। अब दोनों को मिलाओ। यहाँ का देखो बेटा एंगल कितना है, यहाँ का कितना है माइनस ओमेगा टी में से कुछ कम हो रहा है, तो करंट जो है 90 डिग्री से पीछे छूट जाता है इंडक्टर के केस। वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करती है और करंट 90 डिग्री लैग बिहाइंड, LAG लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना। अब उस चीज को हमें फेजर में शो करना है कि करंट 90 डिग्री कैसे पीछे रह गया। इससे सिंपल है, हम अपनी वोल्टेज को परमानेंट वही कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, हमारी वोल्टेज है जिसका एंगल, बच्चे प्लीज, जिसका एंगल जो है एक्स एक्स का कितना बन रहा है हमारे पास ओमेगा टी। वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस है, ओमेगा टी पाई/2 का फेज डिफरेंस है। करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। तो आप ये आपका करंट हो गया। इन दोनों में देखो बेटा कितना एंगल है 90, और इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 माइनस ओमेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा फेजर होगा। अब इसमें देखो क्या देखा था हमने, उसमें करंट और वोल्टेज सेम थे, इसमें करंट और वोल्टेज सेम नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। ये हमारे पास क्या हो गया करंट, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है बेटा हमारा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो x के साथ देखो इसकी वैल्यू, ओमेगा टी माइनस पाई/2 तो आ रहा है भाई, ये पूरा एंगल 90 है। ये ओमेगा टी कितना बन गया, 90 माइनस ओमेगा टी, और इन दोनों के बीच में कितना है वोल्टेज करंट के बीच में 90 डिग्री का। तो वो यही कहता है कि जब आप एसी सर्किट के साथ केवल इंडक्टर लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहती है, करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है। ड्रॉ फेजर फॉर इट, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर इट। समझ में आ गया? पॉज कर दो।